हेलो एवरीवन, मैं योगेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आशीष केजे एंड योगेश केजे पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि पिछला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा। आप लोग इसी प्रकार हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें, हमें प्रोत्साहित करते रहें और हमारे दोनों चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुँच सके। पिछली बार जो मैंने पढ़ाया था वो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 था, उसमें मैंने विद्युत धारा के बारे में बताया था। ये वीडियो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 है, विद्युत धारा चैप्टर का पार्ट 2 है, जिस वीडियो में हम लोग आगे के बिंदुओं का विश्लेषण करेंगे, आगे के बिंदुओं को जानेंगे जो मैंने कंटेंट में बताया। तो हमारा जो अगला बिंदु है वो है आवेश। तो आवेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आवेश क्या है, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं पहले कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबक के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। आवेश या विद्युत आवेश कहलाता है। ये जो है आवेश की एक बहुत ही अच्छी परिभाषा है जिसे आप लोग किसी भी परीक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। तो आवेश को Q से सूचित किया जाता है। जनरली सामान्यतः इसका जो निरूपण है वो Q द्वारा किया जाता है। इससे संबंधित एक सूत्र भी है जो आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल भी है, जिस सूत्र को मैं यहाँ लिख चुका हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ। ये सूत्र जो है वो है Q = NE, जहाँ N और E क्या है इसका विश्लेषण मैंने नीचे किया है। जहाँ N जो है पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है वो भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो सकता है, MCQ हो सकता है, इसको आप लोग नोट कर लें अच्छी तरह से। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आवेश का जैसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। इसलिए इस चीज़ को आप लोग नोट कर लें। अब अगर आवेश के प्रकार की बात की जाए तो आवेश सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धन आवेश जिसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं अंग्रेजी में, और दूसरा है ऋण आवेश जिसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो आवेश सभी पदार्थों में उत्पन्न होता है, लेकिन आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा, बहुत बार ये पढ़ा होगा कि परमाणु जो है विद्युततः उदासीन होता है। परमाणु विद्युततः उदासीन होता है। इसका क्या तात्पर्य है मैं ज़रा सा वर्णन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। कि हम जानते हैं कि पदार्थ के परमाणुओं की रचना 3 मौलिक कणों से होती है। इस चीज़ को आप लोग कक्षा 9 में जान चुके हैं, रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में आप लोग परिचित हैं इस चीज़ से। किन 3 कणों से इसका निर्माण होता है? पहला है इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश युक्त होता है, दूसरा है प्रोटॉन जो धन आवेश युक्त होता है, और तीसरा है न्यूट्रॉन जो आवेशहीन होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के केंद्रीय भाग में रहते हैं जिसे नाभिक कहा जाता है, अंग्रेजी में से न्यूक्लियस कहते हैं। तो नाभिक के इर्द गिर्द, नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जितने परिमाण का ऋण आवेश रहता है उतने ही परिमाण का धन आवेश प्रोटॉन पर रहता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इसीलिए परमाणु जो है विद्युततः उदासीन होता है। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि परमाणु पर कौन सा आवेश होता है या परमाणु पर क्या आवेश होता है, तो परमाणु जो है विद्युततः उदासीन होता है, आवेशहीन होता है। क्यों होता है इसका वर्णन अभी अभी मैंने किया है, तो आप लोग इस चीज़ को भी नोट कर लें। ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लोगों के लिए इसका वर्णन कर दिया है। तो अगर आवेश के आधार पर पदार्थ की बात की जाए तो पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धन आवेशित पदार्थ और दूसरे होते हैं ऋण आवेशित पदार्थ। धन आवेशित पदार्थ जो है वो इलेक्ट्रॉन को खोकर बनते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को खोकर कोई पदार्थ धनावेशित हो जाता है या धनावेशित कहलाता है, और इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने वाला पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है यानी ऋणावेशित कहलाता है। ऋणावेशित हो जाता है यानी कि ऋणावेशित कहलाता है। तो कभी कभी जो है प्रकृति में ये आवेश का संतुलन बिगड़ जाता है। इसका मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत कर देता हूँ। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि जब हम एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, कांच की, ध्यान से सुनिएगा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। फलतः कांच की छड़ पर धन आवेश का परिमाण जो है अब ऋण आवेश के परिमाण से अधिक हो जाता है।
ये तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है। अब कांच की छड़ पर धन आवेश का परिमाण जो है ऋण आवेश के परिमाण से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि कांच की छड़ जो है धनावेशित हो गई। इसी प्रकार मैं ऋण आवेश का एक आप लोगों को उदाहरण प्रस्तुत कर देता हूँ कि रेशम के कपड़े पर चूंकि कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार कांच की छड़ धनावेशित हुई, उसी प्रकार रेशम का जो कपड़ा है वो क्या हुआ, ऋणावेशित हो गया। इस प्रकार के अन्य बहुत सारे उदाहरण जो है प्रकृति में उपलब्ध हैं, जो आप लोग जानते भी होंगे। इस आधार पर यह परिभाषा दी गई है कि धनावेशित पदार्थ किसे कहते हैं और ऋणावेशित पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा अच्छे प्रकार से। ठीक है, इसी आधार पर आवेश से संबंधित भौतिकी का एक नियम है जो मैंने लिखा है। ये महत्वपूर्ण नियम है, हालांकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भौतिकी के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये नियम क्या है, ये नियम है कि आवेश संरक्षित रहता है। अगर आप लोगों से आवेश की उत्पत्ति की बात की जाए कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है या ये कैसे समाप्त होता है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आवेश जो है संरक्षित रहता है। इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मेरा खासा जोर रहता है न्यूमेरिकल पर। मैं हमेशा न्यूमेरिकल को बहुत ही विशेष महत्व देता हूँ। जब भी मैं कोई टॉपिक बताऊँगा, उसका एक न्यूमेरिकल आप लोगों को जरूर उपलब्ध कराऊँगा, और आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक जो भी आपके पास उपलब्ध है उससे न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास जरूर करें। अभी जो हमने टॉपिक फिनिश किया वो था आवेश। तो आवेश से संबंधित जो सूत्र था उस पर एक न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ, सॉल्व करके बताता हूँ। तो सवाल क्या है कि 1 कूलॉम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि NCERT की पुस्तक में इससे संबंधित सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल है, इस फॉर्मूला से संबंधित एक ही न्यूमेरिकल है, लेकिन वही एक न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस सवाल को हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। हमारे सवाल में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग डेटा हमेशा लिख लिया कीजिए। तो सवाल में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि कूलॉम कितना है, 1 कूलॉम जो आवेश है। तो आवेश को सूचित किससे किया जाता है, क्यू से। आवेश को सूचित किससे किया जाता है, क्यू से। क्यू का वैल्यू तो हमें प्राप्त है, कितना है, 1 कूलॉम। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले पीछे लिखा था कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमेशा कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। E=, हालांकि ये हो सकता है कि आपको सवाल में पहले से ही ब्रैकेट में दिया हो, नहीं भी दिया है तो आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। E=1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। तो इससे जो संबंधित सूत्र है, सबसे पहले उस चीज़ को लिखेंगे हम लोग। क्या है सूत्र, Q=Ne। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या प्राप्त करना था, कितने इलेक्ट्रॉनों से, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो वहाँ पर मैंने लिखा था पिछले पेज पर अभी कि N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसी को हमको प्राप्त करना है, करते हैं। N बीजगणितीय नियमों का पालन करते हुए N क्या हो जाएगा, Q/E। तो अब Q का जो मान है, Q की जो वैल्यू है उसे हम यहाँ रखते हैं, 1 कूलॉम है, और E की जो वैल्यू है उसे भी हम लोग रखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। तो आप लोगों ने घातांक तथा करनी पढ़ा होगा, 7, 8 विभिन्न कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। उसका थोड़ा सा यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आप लोगों को गणित के नियमों का बहुत ही भली भांति ज्ञान होना चाहिए। हम लोग उसका प्रयोग करते हुए सवाल को आगे बढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा इजी करते हुए, क्योंकि ये 1 दशमलव यहाँ पर है, 1 दशमलव के बाद यहाँ पर दशमलव है, 1 अंक के बाद, इकाई के बाद, इसलिए हम लोग इसमें दोनों तरफ 10-10 से गुना करते हैं ताकि ये दशमलव हट जाए, दशमलव नीचे से हट जाए। इसको हालांकि आप अन्य तरीक़ों से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अन्य तरीक़ों से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोनों ऊपर नीचे जब हम लोग 10 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 10, और 1.6 को जब 10 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 16। इसी प्रकार मैंने इसको अलग करके लिख लिया 1/10⁻⁻19, इसी को अलग करके मैंने लिखा है। तो आपने घातांक तथा करनी पाठ में इस नियम को पढ़ा होगा कि 1/a⁻⁻1 इज इक्वल टू क्या होता है, a⁻1। इसे हम लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब कोई घातांक हर में
ऋणात्मक होता है तो वो अंश में जाने के बाद क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। इस प्रकार भी हम लोग इसका वर्णन कर सकते हैं। इसलिए मैंने 1/10⁻⁻19 को क्या लिख दिया, 10⁻19, जिसका हम लोग सीधा यहाँ पर प्रतिस्थापन करेंगे। 1/10⁻19 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 10⁻19, और ये जो है गुना करने के बाद 10/16 हो चुका है। अब जब हम इसको भाग देंगे तो ये आएगा 0.625 इंटू 10⁻19। ये पॉजिटिव हो चुका है, प्लस हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग इसको अगर दशमलव के मानक रूप में लिखे तो इसे इस प्रकार से लिखा जाएगा 6.25, क्योंकि एक दशमलव यहाँ पर हमें 10 से भाग करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें इसमें एक दशमलव घट जाएगा, एक जीरो यहाँ से घट जाएगा, ये 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। तो अब इसका मात्रक हम लोग क्या लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त कर रहे हैं और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये जो हमारा आंसर आया, इस प्रकार इसे ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है यह सवाल कि 1 कूलॉम आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इसे मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल का रूप देते हुए आप लोगों को समझा दिया। आप लोग इसे भली-भांति नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इससे संबंधित सिर्फ एक ही सवाल आपकी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में है। आगे बढ़ते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से फिर एक बार निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, हम लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। चलिए अगले हम टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है चालक तथा विद्युत रोधी, वो कंटेंट में मैंने लिखा था, अगला टॉपिक हमारा यही है, चालक तथा विद्युत रोधी। तो अगर विद्युत में पदार्थ की बात की जाए कि विद्युत के दृष्टिकोण से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्युत के दृष्टिकोण से पदार्थ जो है 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत के दृष्टिकोण से इलेक्ट्रिसिटी में पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। तो ये कौन कौन से प्रकार, विद्युत का दृष्टिकोण का मतलब है यहाँ पर कि उससे आवेश जाता है या नहीं जाता है, उससे आवेश का प्रवाह होता है या नहीं होता है, इसका यही तात्पर्य है यहाँ पर। तो इससे इस आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के हैं। पहला पदार्थ कौन सा है, चालक। पहला पदार्थ कौन सा है, चालक। तो चालक की परिभाषा क्या होगी कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, चालक कहे जाते हैं। यानी कि वैसा पदार्थ जो अपने से होकर, स्वयं से होकर आवेश को प्रवाहित होने दे, उसे हम क्या कहेंगे, चालक कहते हैं। तो अगर इसका प्रकृति में हम उदाहरण ढूंढने जाएं तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, धातु, मनुष्य या जानवर का शरीर, ग्रेफाइट। इस ग्रेफाइट को मैंने अंडरलाइन इसलिए करके रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैंने पहला एग्जाम्पल दिया धातु, कि धातु को सामान्यतः विद्युत का सुचालक या चालक माना जाता है, आवेश को जो आसानी से प्रवाहित होने देता है, और ऐसा माना जाता है कि अधातु ये कार्य नहीं कर सकते, अधातु को विद्युत रोधी की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन ग्रेफाइट ही एकमात्र ऐसी अधातु है, ऐसा अधातु है जो चालक है, विद्युत का चालक है। वो विद्युत आवेश का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक होने देता है। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर अंडरलाइन करके रखा हुआ है। तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अगला जो है विद्युत रोधी, पहला क्या था, चालक, अगला है विद्युत रोधी। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं आता, ठीक पिछले वाली परिभाषा का उल्टा, बिल्कुल अपोजिट। इसमें होता है, ये जाने देता है, और ये नहीं जाने देता है, आवेश को एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाने देता है। तो वो स्पष्टता क्या कहलाएगा, विद्युत रोधी कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वो विद्युत का रोधन करता है, उसको रोकता है, इसलिए ये विद्युत रोधी कहा जाता है। इसका भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है मैंने, कांच, मोम, रबड़, शुद्ध जल। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध जल पर भी आप लोग सोचते हैं कि जल जो है विद्युत का चालक है, लेकिन वो अशुद्ध जल है, ये क्या है, शुद्ध जल है। तो शुद्ध जल जो है विद्युत का रोधन करता है, ये विद्युत रोधी की श्रेणी में आता है। सूखी हवा इत्यादि ये सब क्या है, विद्युत रोधी है। इन दोनों को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है विद्युत विभव। हमारा अगला टॉपिक क्या है, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव है क्या, विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव की परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है, इसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक, यानी कि एक आवेश को, इकाई आवेश को, प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है।
अनंत से, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, क्योंकि इसके बाद जो विभवांतर अगला हमारा टॉपिक होगा वहाँ पर ये शब्द उपलब्ध नहीं रहेगा। उन दोनों परिभाषाओं में सिर्फ इसी चीज़ का अंतर है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत विभव को सामान्यतः V द्वारा सूचित किया जाता है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और विभवांतर को भी V द्वारा ही सूचित किया जाता है, लेकिन वहाँ दो बिंदु उपलब्ध होंगे तो उसको हम लोग इसका अंतर उससे कर लेंगे। इसे मैंने एक चित्र द्वारा भी दर्शाने का प्रयास किया है आप लोगों के लिए कि ये है बिंदु P बिंदु P और ये है आवेश Q, जिससे इस क्षेत्र तक लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें कार्य जो होगा वो इससे संबंधित होगा। तो यदि इसको अगर हम लोग गणितीय रूप में लिखने का प्रयास करें तो किस प्रकार लिखेंगे, इसका सूत्र किस प्रकार प्रतिस्थापित करेंगे। देखिए कि मान लिया यदि आवेश Q है, जो यहाँ पर दर्शाया गया है, आवेश Q को अनंत से, ये क्षेत्र जो है अनंत है, अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, P यहाँ पर दर्शाया गया है, P तक लाने में किया गया कार्य W है। कार्य वर्क W, इसलिए इसको W से सूचित किया जाता है कार्य को। कार्य W हो तो उस बिंदु पर जो विद्युत विभव उत्पन्न होगा, जो यहाँ पर P है, बिंदु क्या है, P है, उस पर जो विद्युत विभव उत्पन्न होगा जिसे V से सूचित किया जाता है वो क्या होगा। उसके लिए जो सूत्र है वो क्या है, V इज इक्वल टू W बाय Q, V इज इक्वल टू W बाय Q। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर, आगे आने वाली वीडियोस में या इसी वीडियो में आपको इसका न्यूमेरिकल उपलब्ध कराया जाएगा। ये सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी की सहायता से हम लोग W का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यानी कि कार्य कैसे ज्ञात किया जाए। जब V और Q हमारे सवाल में उपस्थित होगा तो कैसे निकाल सकते हैं कार्य को, उसका भी यहाँ पर सूत्र आप लोगों को उपलब्ध किया जा रहा है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ, यानी कि V गुना Q। बीजगणितीय नियमों का पालन करते हुए हम लोग W ज्ञात कर सकते हैं। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ। तो अब अगर विद्युत विभव के SI मात्रक की बात की जाए, हर फिजिकल क्वांटिटी का कोई ना कोई SI मात्रक होता है, उसी प्रकार विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होगा, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र से शुरुआत करते हैं। V इज इक्वल टू W बाई Q, अभी हमने सूत्र देखा था। तो अब अगर हम लोग V का SI मात्रक प्राप्त करना चाहें तो हमें W और Q दोनों का SI मात्रक चाहिए होगा, वही हम लिख रहे हैं कि W का SI मात्रक बटा Q का SI मात्रक। तो W का जो SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इस चीज़ से भी आप लोग परिचित हैं, कक्षा 9 में आ चुका है। W का SI मात्रक हमेशा क्या होता है, जूल होता है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। Q जो कि आवेश है, उसका SI मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। इसलिए V यानी कि विद्युत विभव का SI मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलॉम, यानी कि जूल बटा कूलॉम। और अब आप लोग जो जानते हैं, अगर किसी विद्यार्थी को ये मालूम हो तो वो कहेंगे कि विद्युत विभव का SI मात्रक तो वोल्ट होता है। तो इस बात को मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस जूल प्रति कूलॉम को ही वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, जूल प्रति कूलॉम को ही वोल्ट कहा जाता है। इसलिए हम लोग इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बटा 1 कूलॉम। तो 1V इज इक्वल टू 1 जूल प्रति कूलॉम, है ना। तो ये वोल्ट, इसी आधार पर हम लोग 1 वोल्ट की परिभाषा भी लेते हैं कि 1 वोल्ट विद्युत विभव किसे कहते हैं, या 1 वोल्ट विद्युत विभव की परिभाषा क्या होगी, इसी आधार पर लेते हैं। तो ये आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव का प्रश्न भी बन सकता है, जैसा कि मैंने एम्पियर में ही बताया था, है ना। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल प्रति कूलॉम, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 1 वोल्ट की हम लोग परिभाषा लेने का प्रयास करते हैं, क्या हो सकता है इसका। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, यदि 1 कूलॉम धन आवेश को, इसी आधार पर जो पिछले हमने परिभाषा लिया है विद्युत विभव का, उसी आधार पर यह है कि यदि 1 कूलॉम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य संपन्न हो, यहाँ पर हर जगह एक ही है क्योंकि हम लोग 1 वोल्ट की परिभाषा ले रहे हैं, है ना। 1 जूल कार्य संपन्न हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव जो होगा वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। बिल्कुल विद्युत विभव की परिभाषा पर आधारित है, बस आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक टॉपिक को कवर करना हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए मैं आप लोगों को लास्ट पॉइंट भी बता ही देता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि विद्युत विभव के बाद अगला टॉपिक क्या होगा, विभवांतर होगा, जो बिल्कुल तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग इसी के बराबर है। दोनों में बस अंतर यही है कि वहाँ बिंदु 1 था, यहाँ बिंदु 2 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे विभवांतर किसे कहते हैं, कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, ध्यान दीजिएगा, किन्हीं दो बिंदु, यहाँ अनंत नहीं रहेगा,
इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप जो है उस कार्य से होगी जो प्रति एकांक आवेश को, आवेश एकांक ही रहेगा, प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। यहाँ जो कार्य होगा वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होगा। ठीक है, तो यदि इसे हम लोग प्रतिस्थापित करने का प्रयास करते हैं सूत्र के तौर पर, यदि एक आवेश Q को, यदि एक आवेश मान लेते हैं एक आवेश है जिसका परिमाण Q है, Q के तौर पर दर्शाते हैं इसे, आवेश Q को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, ये क्योंकि दो बिंदु है इसलिए हम लोग AB के तौर पर W को यहाँ पर कार्य को दर्शाते हैं, यानी कि इससे पता चलेगा कि कार्य जो है A और B के बीच हो रहा है। ठीक है, WAB हो तो A और B बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा, विभवांतर शब्द को अगर आप लोग समझने का प्रयास करें तो आप लोग इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि विभवों का अंतर, विभवांतर मतलब विभवों का अंतर, दो बिंदुओं के विभव का जो अंतर होगा वो विभवांतर कहलाएगा। इसलिए हम लोग विभवांतर को VAB से दर्शाते हैं। अब विभव को सिर्फ V से दर्शाया गया था, इसे VAB से दर्शाते हैं। तो पहले बिंदु का जो विभवांतर होगा और दूसरे बिंदु का जो विभवांतर होगा वही विभवांतर कहलाएगा, दोनों का अंतर, इसलिए VA-VB लिखते हैं। इसका जो सूत्र हो जाएगा वो WAB/Q। इन तीनों सूत्र को आप लोग एक साथ कभी कभी प्रयोग आप लोगों को करना पड़ सकता है। तो विभवांतर के ऐसे मात्रक की अगर बात की जाए तो विभव और विभवांतर का लगभग सब कुछ समान ही होता है। तो विभवांतर का जैसा ही मात्रक होता है वो वोल्ट ही होता है। ठीक है, और दोनों पर आधारित जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी लगभग समान ही होते हैं, बस उसमें दो बिंदु है इसमें और उसमें एक बिंदु होगा। चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल लेने का प्रयास करते हैं। तो न्यूमेरिकल जो होगा देखते हैं कि 10 कूलम्ब आवेश को 15 वोल्ट वाले बिंदु B से 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। हर बार की तरह पहले हम लोग डेटा तैयार कर लेते हैं। Q आवेश कितना दिया हुआ है 10 कूलम्ब, VA यानी कि बिंदु A पर का विभव, बिंदु A पर का विभव, बिंदु A पर का विभव कितना है 135 वोल्ट यानी कि 135 वोल्ट। बिंदु B पर का विभव कितना है जिसे VB से दर्शाया जाएगा वो कितना है 15 वोल्ट। हमें ज्ञात क्या करना है, कार्य कितना करना पड़ेगा किन दो बिंदुओं के बीच, AB के बीच, इसलिए हम लोग इसे WAB के तौर पर दर्शाएंगे। तो अभी भी हमने थोड़ी देर पहले सूत्र देखा था, ऊपर ही है कि VAB इज इक्वल टू क्या होगा, VAB यानी कि दो बिंदुओं के बीच का अंतर, विभवांतर क्या होगा, VA-VB को हम लोगों को घटाना पड़ेगा। तो जब हम दोनों को घटाते हैं 135 में से 15 तो हमें क्या प्राप्त होता है 120 वोल्ट। ये हमें क्या प्राप्त हुआ VAB यानी कि विभवांतर प्राप्त हुआ। हमें ज्ञात क्या करना है, कार्य, हमें ज्ञात करना है कार्य। उसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं फिर से, VAB बराबर WAB/Q। हमें ज्ञात क्या करना है WAB। तो बीजगणितीय नियमों का पालन करते हुए WAB बराबर क्या हो जाएगा VAB गुना Q। तो VAB का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है, प्राप्त किया है 120 वोल्ट और Q कितना है 10 कूलम्ब। तो दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो 1200 VC यानी कि वोल्ट कूलम्ब, और वोल्ट कूलम्ब को ही क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है। तो हमें प्राप्त हो गया कि कितना कार्य करना पड़ेगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच 1200 जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग इसे अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिएगा। हर बार की तरह हम लोग आप लोगों को फिर से एक और होमवर्क का ही नाम दे दीजिए, इसे सवाल उपलब्ध करा रहे हैं। पिछला जो सवाल दिया था उसका आंसर भी यहाँ पर है। अगर आप लोगों को नहीं आंसर प्राप्त हुआ था, नहीं मिल पाया था, किसी प्रकार की परेशानी, तो इसको नोट कर लीजिएगा। मैं दूसरा सवाल दे रहा हूँ जिसको आप लोगों को आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, तो सवाल है इसी पर आधारित है, जो मैंने अभी न्यूमेरिकल बताया उसी पर आधारित है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। फिर से कार्य निकालना है, देखिएगा। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा सरल है। सरल इसलिए है कि पिछले सवाल में आपको विभवांतर प्राप्त करना पड़ा था, VAB का वैल्यू निकालना पड़ा था, और इस बार इस सवाल में उपलब्ध है। तो दो बिंदुओं A तथा B, यहाँ पर बिंदु हालांकि सवाल में नहीं दिया है लेकिन जनरली AB ही बिंदु को दिया जाता है, अलग भी हो सकता है। दो बिंदुओं A तथा B के बीच का जो विभवांतर जिसे VAB से दर्शाते हैं वो दिया गया है। कितना दिया गया 12 वोल्ट, और Q भी आप लोगों के पास उपलब्ध है, कितना है 3 कूलम्ब। तो उसी सूत्र का, उसी फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए आप लोगों को दोनों बिंदुओं के बीच का कार्य बताना है, यानी कि WAB बताना है। तो आशा करता हूँ आप लोग इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद आंसर जरूर कमेंट में बताइए। ठीक है, तो आज टॉपिक हम लोग यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे जो है अगला टॉपिक जो कंटेंट में दिया गया है उसको कंटिन्यू किया जाएगा।
आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, सारा सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। जो मैंने बताया, समझाया, सरल भाषा का प्रयोग करते हुए आप लोग भली भांति उसे समझे होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार की परेशानी होती तो कमेंट में लिख कर बताइए, हम लोग उसका निवारण, उसका समाधान करने का प्रयास अवश्य करेंगे। आप संपर्क भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको संपर्क कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि वीडियो देखने के बाद उसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता रहेगा और हम लोग अधिक से अधिक ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।